आमतौर पर यह देखा गया है, अगर मोहल्ले में तुम किसी की जम के कुटाई कर दो तो उसके पास दो सूरतें होती हैं। एक तो वो तुम्हें अपना बाप मान ले, या वो उसकी गोद में जाकर बैठ जाए जहां वो महफूज अपने को फील करे, सेफ महसूस करे और उसको अपना बाप डिक्लेयर कर दे, ये सोचकर कि मैं इसकी गोद में बैठकर अगर भौंकूंगा तो जिसने मेरी कुटाई की थी वो वापस मेरी कुटाई नहीं करेगा। तो ऐसा ही हाल है असीम मुनीर का। वो हमें रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं। हम जरा सा वो करते हैं, वो हमें कहते हैं हम मारेंगे आपको। मैं आपसे एग्री करता हूं, हम गलत थे, हम बुरे थे, हम जालिम हैं, हम जो मर्जी आप हमें कह लें, जो आपका दिल करता है। तो चौर साहब रास्ता क्या है आगे? पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके बहुत सैनिक मारे गए हैं। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं। क्या हम जैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। दोस्तों, जब से मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर बातें बोली हैं, पाकिस्तानियों की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तानियों की वो हालत हो चुकी है कि आप पूछें मत। अब उनको हर वक्त यही डर लगा रहता है कि भारत कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि मोदी जी ने एक बात तो साफ बोल दी है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तुम कुछ हरकत करो हम तुम्हें ठोकेंगे। और दूसरी बात मोदी जी ने यह भी बोल दी है कि जो तुम धमकियां देते थे ना न्यूक्लियर बम की, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि सारी दुनिया को पता लग चुका है कि वो इनके बम है ही नहीं, ना इनको चलाने पड़ेंगे, ना चला सकते हैं। ये अमेरिका ने उसको भी टाइट कर रखा है। तो ये दोस्तों, ये जो धमकियां थी ये सब खत्म हो गई। अब वो डरे बैठे हैं कि यार भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब वो शांति की बातें करने लग गए हैं। अब वो ये सोच रहे थे हमें किसी तरीके से भारत से हम दूर हो जाए, भारत हमें ना कुछ कहे। दोस्तों, हकीकत यही है कि पाकिस्तान की सब वो हालत है, क्या पूछिए मत। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं। क्या हम जैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है। जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खाइन है, जो ओनरशिप नहीं ले रही इस जंग की, फौज पे सारा दबाव डाला हुआ है। पूरी नौजवान नस्ल को इमरान ने फौज के खिलाफ कर दिया है और ये भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर आर्म के तौर पर पाकिस्तानी रियासत की जड़ें काट रहे हैं। इसका नुकसान वही होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद होंगे। ऐसा ही हाल है असीम मुनीर का। जब से ऑपरेशन सिंदूर में उसकी कुटाई हुई है, 2 बार भाग भाग के अमेरिका जा चुका है। एक बार तो गया था बोटी तोड़ने, जो व्हाइट हाउस बुलाया गया था और कहा था सुनो तुम डिक्लेयर करो कि मैंने सीज फायर करवाया था और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब ये वापस फ्लोरिडा पहुंचे हैं, इनका एक कार्यक्रम था वहां पर। अब वहीं पर एक अदनान असद करके एक पाकिस्तानी है, उसने इनके लिए एक ब्लैक टाई डिनर या लंच ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 120 पाकिस्तानी वहां पर जो पाकिस्तान कम्युनिटी के थे, उनसे कहा गया अंदर कोई मीडिया नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होगा, कोई मोबाइल नहीं होगा, ताकि मैं जो भी अंदर भौंकूं वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए। पहले तो ये भौंका इसकी ये मानसिक स्थिति दिखाता है कि अगर हमारा अस्तित्व तुमने खत्म किया या हमने ये देखा कि हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। यानी इनकी धमकी भी इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है।
ये धमकी देने का तरीका भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है आदमी का। धमकी ये भी हो सकती थी कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भी धमकी हो सकती थी ना। तो यहां इन लोगों की सोच पता चलती है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला कि इंडिया डैम बना कर दिखाए। जब इंडिया डैम बना लेगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल्स की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मान के वो डैम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इतना बता दो इस झाइल को कि भैया डैम बनने के बाद अगर तूने मिसाइल मार दी है तो हमारा तो कुछ हो ना हो, लेकिन तेरे 2 से 5 लाख लोग नीचे मर जाएंगे डाउनस्ट्रीम में। तो तू इतने आगे का इंतजार ना कर जाहिल आदमी। इतनी मिसालें आपको मैं दूं कि आप सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस पे है, हमारे ऊपर कोई नहीं आती। हम तो छोटे भाई हैं, हम जो चाहें करते रहें, जो चाहें शरारत करें, जो चाहे पंगा लें और फिर मुकर भी जाएं। नहीं, हम तो नहीं करते। वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। तो सर ये हमें क्यों कहना पड़ता है दिन में 4-4 दफा कि वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री। हमारे यहाँ आज बहुत से लोग कहते हैं कि जी जब तक बीजेपी पावर में है उस वक्त तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई, उससे पहले तो कांग्रेस थी ना, आज तो हमें कांग्रेस बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी? तो हमें थोड़ा सा तनकीदी जायजा लेना चाहिए। आज हम कहते हैं जी वाजपेयी जी बहुत अच्छे आदमी थे, ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, वो लाहौर में आए चल के, तो उसका हमने क्या रिवॉर्ड दिया सर? कारगिल की तो सूरत में तोहफा दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी मानना पड़ा कि हाँ उनकी ये शिकायत जायज है कि हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। आज की हमें बात वो करनी है जो आज है चौर साहब, स्टेटस आज है। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा जो 75 साल पुराना गुनाह है वो भी बड़ा गुनाह है, जो आज का गुनाह है वो भी बड़ा गुनाह है। भारत जो मर्जी करते रहे उसकी बात ना करो। मैं आपकी बात से बहुत सारी चीजों से एग्री करता हूँ, लेकिन चौर साहब यहाँ से आगे भी तो जाना है ना। अब उन्होंने कहा मैं 2035 में फलाना एयर डिफेंस बना लूंगा, मैं 400 ले लूँ, मैं ये ले लूँ। वो हमें रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं, रोज हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पा रहे चौर साहब। हम जरा सा वो करते हैं, वो हमें कहते हैं हम मारेंगे आपको। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मसले से बाहर कैसे निकलना है? और अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि भाई आप मसले के अंदर रहें और अपनी गलतियां तस्लीम करते रहें, अच्छा हमने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली, हम गलत थे, हम बुरे थे, हम जालिम हैं, हम जो मर्जी आप हमें कह लें, जो आपका दिल करता है, जो आपके दिल से ठंडक जिससे आपको समझ में महसूस पड़े। तो चौर साहब रास्ता क्या है आगे? हमें कोई रास्ता बताएं ना, आप स्कॉलर हैं। तो चौर साहब हमारे तो बहुत सारे पैसा जो है वो डिफेंस में चला जाता है। हमें भारत को चाहिए, वो बड़ी इकोनॉमी है, हमारा रिसोर्सेज को क्यों ड्राई अप कर रहा है डिफेंस में? हमारी मदद करे इस खित्ते में हमारी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। वो हमें सारा टाइम सिक्योरिटी मार से खेलते हैं। देखा आपने, यह है पाकिस्तान की हालत। कितना खौफ है, कितना डर है, कितनी दहशत है उनको आज भारत करके। ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन भारत को धमकियां देता था, आए दिन बोलते थे हमारे पास एटम बम है, हम ये हैं, हम वो हैं, जज्बा है। अब कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।